हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट के सीडीपी के क्वेश्चन है। तो आज ये सीडीपी की तीसरी क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने पहली दूसरी क्लास में कंप्लीट की हो तो उसको भी कर लीजिए जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लोगों ने जहाँ तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी, अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में पूछा गया है कि जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। पहला कह रहा है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, दूसरा कह रहा है 3 से लेकर 6 वर्ष तक की, तीसरा कह रहा है 7 से लेकर किशोरावस्था तक की, और जो चौथा है वो कह रहा है किशोरा अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है स्वकेंद्रित अवस्था कहाँ से कहाँ तक की होती है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो हमारी स्वकेंद्रित अवस्था होती है ये कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये होती है 3 से लेके 6 साल तक की। कहाँ से कहाँ तक की होती है, 3 से लेके 6 वर्ष तक की होती है। जो 3 से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था होती है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो और इसको शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था के नाम से, शैशवावस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। और क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शैशवावस्था का अंतिम चरण जो होता है वो कितना होता है, 3 से लेके 6 वर्ष तक होता है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक की खुशी की चिंता करता है। क्या होता है, ये बालक के स्वयं की खुशी की क्या करता है, चिंता करता है कि बालक को मतलब किस तरीके से स्वयं को खुश रखना है, ठीक। इसके बाद इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी या बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। पहला कह रहा है किशोरावस्था से, दूसरा कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था से, और जो चौथा है वो कह रहा है शैशवा अवस्था से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, उत्तर बाल्य अवस्था से। जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है इसकी जो एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये होती है 9 से लेके 12 साल तक की होती है, ठीक। जो 9 से लेके 12 साल तक की अवस्था होती है इसी को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरा अवस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग में क्या होता है, इस आयु वर्ग के बालक क्या करते हैं, अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। इस एज में क्या होता है, इस एज में बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा किसके साथ रहना पसंद करते हैं, दोस्त यार के साथ रहना पसंद करते हैं। तो वही पूछी गई थी अवस्था की, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये किस एज से संबंधित है ये आपको बताना था। पहला कह रहा था किशोरावस्था, दूसरा कह रहा था पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा कह रहा था उत्तर बाल्यावस्था, और जो चौथा है वो कह रहा था शैशवावस्था से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था से। किससे हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था से हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो मतलब कौन सी एज है जिसमें क्या है, संबंधित रहना जरूरी है। पहला कह रहा है किशोरावस्था, दूसरा कह रहा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा कह रहा है
पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूर्व कर लीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था, अगला कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था से, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किशोरावस्था से। कहाँ से? किशोरावस्था से। चलिए थोड़ा समझते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक को क्या होता है, नई समस्याएं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए क्या होता है, हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का क्या करता है, प्रयत्न भी करता है, जहां उसे क्या होती है, संतुष्टि का अनुभव होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है अभ्यास कार्य से, दूसरा कह रहा है परिणाम की अपेक्षा से, तीसरा कह रहा है प्रशंसा से, चौथा कह रहा है तत्परता से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से संबंधित है, कि परिणाम की अपेक्षा से संबंधित है, कि प्रशंसा से संबंधित है, कि तत्परता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तत्परता से। किससे हो जाएगा? तत्परता से हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं थोड़ा। कहा जा रहा है सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम होता है वो तत्परता से संबंधित होता है। थार्नडाइक ने सीखने के नियम बताए थे। जो थार्नडाइक थे उन्होंने ये नियम बताए थे सीखने के। अब कौन कौन से नियम थे उनके बारे में समझते हैं। इन्होंने 3 नियम बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तत्परता का नियम बताया था, प्रभाव का नियम बताया था और अभ्यास का नियम बताया था। ठीक, जिसमें तत्परता का नियम क्या है, ये वे नियम है जो कार्य करने के पूर्व क्या होता है, तत्पर या तैयार किए जाने पर क्या होता है, बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा क्या होती है, निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी क्या होता है, तत्परता सहायता करती है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि हम किसी कार्य को क्या करते हैं, करने के लिए तत्पर रहे हैं, मतलब तत्पर हों, यानी हमारे उसके अंदर इच्छा हो करने की, तो उस कार्य को क्या होगा, हम जल्दी भी कर लेंगे और अच्छे तरीके से सीख भी जाएंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है अनुकरण, दूसरा कह रहा है प्रतियोगिता, तीसरा कह रहा है प्रशंसा एवं निंदा, चौथा कह रहा है ये सभी। ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सभी होते हैं। अनुकरण भी होता है, प्रशंसा एवं निंदा भी होती है, प्रतियोगिता भी होती है और ये सभी, मतलब ये सभी हो गए। तो अधिगम किसे कहते हैं? सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके और भी जान लेते हैं कि और कौन कौन से कारक हैं जो कि सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला कह रहा है पूर्व अधिगम, दूसरा कह रहा है विषय वस्तु का स्वरूप और कह रहा है विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा। ये सब क्या है? ये सब सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। इसके बारे में आप लोगों को समझना है। पहला कह रहा है बालक की वैयक्तिकता का आधार, बालक की वैयक्तिकता का आदर, दूसरा कह रहा है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा कह रहा है प्रशंसा एवं
भर्त्सना। अगला कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना और उपरोक्त सभी मतलब सभी हो जाएगा। प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है जो बालक को क्या करती है, अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना एवं वैयक्तिकता का आदर आदि। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते चलना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या आप लोगों का, रुकिए एक सेकंड। चलिए हम लोग यहाँ से समझते हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था 6 नंबर तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन विद्यालयों में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। अब इसके बारे में समझते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगला कह रहा है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। अगला कह रहा है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। अगला कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हमारा जो था वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। अब चलिए ऑप्शन के बारे में समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। दूसरा कह रहा है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। तीसरा कह रहा है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। अगला कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा लक्षणों को पहचानने की क्या होनी चाहिए, क्षमता का होना अति अनिवार्य होता है। ठीक, क्या होता है, अति अनिवार्य होता है, अतः उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। पहला कह रहा है औसत बुद्धि के बच्चे। दूसरा कह रहा है ग्रामीण बच्चे। तीसरा कह रहा है अध्ययनशील बच्चे। अगला कह रहा है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अतः यही कारण है कि विद्यालयों में समानता देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि
वाले बच्चे सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो कि क्या होता है, जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हो, ना कि उनके साथ जो विद्यालय में समान स्तर के होते हैं। अतः इसलिए समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी शिक्षक को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इससे क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अगला कह रहा है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। अगला कह रहा है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। फिर अगला है वो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आती है जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए उनको। ये शिक्षक के मतलब ये क्वेश्चन शिक्षक से पूछा गया है। पहला कह रहा है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। दूसरा कह रहा है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। अगला कह रहा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगला कह रहा है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ये क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है। कैसे मिलती है, उसकी संगत, यानी वो किस तरीके से रह रहा है, किस मतलब जिन बच्चों के साथ रह रहा है वो लोग किस तरीके के हैं वही कहा गया है। अतः यदि किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो उस बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों की प्रवृत्ति में सामूहिक रूप से बदलाव का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा बालक पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कैसा प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का ... किससे है। पहला है परिवर्तन, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रयास, चौथा है परिणाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। किससे है, प्रतिक्रिया से है। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ये भी क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो पियाजे थे हमारे वो किस चीज़ के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, वो आप लोगों से पूछा गया है। पहला कह रहा है भाषा विकास में, दूसरा कह रहा है ज्ञानात्मक विकास में, तीसरा कह रहा है नैतिक विकास में और चौथा कह रहा है सामाजिक विकास में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था पियाजे मुख्यतः फिर खाली जगह के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास के लिए। किसके लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए। बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। चलिए जानते हैं वो 4 चरण कौन कौन से हैं। पहली है
धनात्मक ज्ञामक अवस्था, अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो चौथी है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपको याद रखना है। जो सनबे धनात्मक ज्ञानम अवस्था होती है हमारी, ये होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेकर 11 साल तक की। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से लेकर 15 साल तक की। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, ठीक, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला कह रहा है आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा कह रहा है सत्य है, तीसरा कह रहा है कदाचित सत्य है, अगला कह रहा है असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन कैसा होगा, ये कथन सत्य है, ठीक, क्योंकि क्या होगी, दोनों की आपस में बातचीत होगी, फिर दोनों अपने अपने विचार रखेंगे, इससे क्या होगा, सामाजिक मतलब निर्माण होगा। किसका होगा, सामाजिक समूह का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, दूसरा कह रहा है अनुशासन और नियमित उपस्थित का, अगला कह रहा है गृह कार्य की जाँच में लगन, अगला कह रहा है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला नंबर। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। सफल शिक्षण प्रक्रिया वह होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद रहे, शिक्षक और छात्र में क्या होता रहे, संवाद होता रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस हो जाएगा और छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। ठीक, वही कहा गया है। ये मतलब क्या हो कि टीचर भी अपनी बात बताते रहें और बच्चे भी बताते रहें, ठीक, वही कहा गया है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ठीक, आंतरिक प्रेरणा मतलब क्या होता है, जो अंदरूनी रूप से क्या करे, मजबूत बनाए। पहला कह रहा है फादर, क्या कह रहा है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करता है। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अगली कक्षा में कक्षों तृतीय पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। अगला कह रहा है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। अगला कह रहा है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या है आंसर, आंसर है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार क्या करते हैं, अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है। ठीक, अतः सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना कैसा है, आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। ठीक, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के सामाजिक विकास में का विकास महत्वपूर्ण है। बच्चों के सामाजिक विकास में किस चीज़ का महत्व है, जो कि क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है खेल, दूसरा कह रहा है बाल साहित्य, तीसरा कह रहा है दिनचर्या, चौथा कह रहा है संचार माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। खेल विधि द्वारा
बालक की मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि भी होती है। परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास क्या होगा, सकारात्मक होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। पहला कह रहा है व्यक्तित्व के, दूसरा कह रहा है बुद्धि के, तीसरा कह रहा है सृजनात्मकता के, चौथा कह रहा है अभिवृद्धि के। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, भाटिया बैटरी ने बुद्धि परीक्षण किया था। क्या किया था, बुद्धि परीक्षण। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1955 में किया था। कितने में किया था, 1955 में किया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया या फिर परीक्षण समूह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। जो कोहल वर्ग नामक मनोवैज्ञानिक थे उनका सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। पहला कह रहा है भाषा विकास, दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा कह रहा है नैतिक विकास, चौथा कह रहा है सामाजिक विकास। तो ये आपको याद रखना है कि जो कोहल वर्ग नामक मनोवैज्ञानिक थे इनका जो सिद्धांत था वो किससे संबंधित था। तो जो ये इनका जो मतलब सिद्धांत था कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित था। तो इनका जो विकास सिद्धांत था वो नैतिक विकास से संबंधित था। किससे संबंधित था, नैतिक विकास से संबंधित था। लॉरेंस कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष की उम्र में बच्चों के व्यवहार का क्या किया था, विश्लेषण किया था। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तन तथा परिमार्जित किया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माना, जो कि निम्न कौन कौन से माने थे। पहला माना था पूर्व परंपरागत अवस्था या इसी को बोलते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर। दूसरी थी परंपरागत स्तर, इसी को बोलते हैं रूढ़िगत नैतिक स्तर। अगली थी उत्तर रूढ़िगत स्तर या फिर उत्तर परंपरागत। ठीक, ये भी क्या थी, ये भी इनकी अवस्था थी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना है, क्योंकि जो हर एक क्वेश्चन है वो भी क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला कह रहा है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा कह रहा है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, अगला कह रहा है जन्मजात तथा अर्जित, अगला कह रहा है अभिप्रेरणा या प्रलोभन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर, जन्मजात या अर्जित। समझते हैं। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन से थे, एक जन्मजात अभिप्रेरणा थे और एक अर्जित अभिप्रेरण थे। अब चलिए जानते हैं कि जो जन्मजात अभिप्रेरण था वो क्या था। जन्मजात के अंतर्गत आ जाएगा भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। निद्रा का मतलब क्या होता है, सोना। अर्जित अभिप्रेरण के जो अर्जित अभिप्रेरण है उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, उसके अंतर्गत आएगा भूख, प्यास, प्रतिष्ठा आदि। इस प्रकार थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा को क्या किया था, 2 भागों में वर्गीकृत किया था। उन्होंने कौन कौन से किया था, उन्होंने किया था स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक के अंतर्गत खेलना, सुख प्राप्त करना, कृत्रिम के अंतर्गत पुरस्कार, प्रशंसा और दंड। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो कैसा हो सकता है, पहला कह रहा है सकारात्मक, दूसरा कह रहा है नकारात्मक, तीसरा कह रहा है शून्य, चौथा कह रहा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था,
क्वेश्चन कह रहा था सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो कैसा हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरी विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होती हैं, तो उसे सीखने का क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है। यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, किस मतलब कौन कौन से प्रकार का हो सकता है, ये भी याद रखना है। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, फिर हो सकता है ऊर्ध्व स्थानांतरण या फिर द्विपार्श्वी स्थानांतरण, ये भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप लोग क्या करिए, कोई भी क्लास को बिल्कुल भी मतलब कि मिस ना किया करिए, क्योंकि हर एक क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसकी जो PDF है क्लास की वो आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।